क्वांटिटी नहीं क्वालिटी कंटेंट के साथ आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। आज के इस सेशन में अपन कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट है तो आज का ये सेशन आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में जो भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगामी एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहेगी। प्रत्येक क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के घटक क्या है, यानी जो सीपीयू है उसके घटक क्या है, उसके अंदर क्या क्या होता है। तो एक तो इसमें नियंत्रण इकाई होती है जिसको कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, वो होती है। एक अंक गणितत्रक इकाई होती है जिसको एएलयू बोलते हैं। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट बोलते हैं। एक मेमोरी होती है उसके अंदर। तो ये तीनों चीजें कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू के अंदर होती है। कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी को मिलाकर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू बनता है। यह है सीपीयू का चित्र या सीपीयू ऐसा दिखता है। अगला क्वेश्चन क्या है, वी रैम का उपयोग निम्नलिखित तक पहुंचने के लिए किया जाता है। जो वी रैम है उसका प्रयोग किस फंक्शन तक पहुंचने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन है वीडियो और ग्राफिक्स, टेक्स्ट और छवियां, कार्यक्रम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर एक, वीडियो और ग्राफिक्स। वी रैम होता है, उसका मतलब क्या होता है, तो वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी वी रैम की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, यह एक ऐसी मेमोरी है जिसका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदान किए गए पिक्सल्स और अन्य ग्राफिक्स डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो वी रैम है, उसका मतलब होता है वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसका उपयोग वीडियो और ग्राफिक्स तक पहुंचने के लिए किया जाता है। जो जो अपना मदरबोर्ड होता है कंप्यूटर या जो भी लैपटॉप का, उसके अंदर यहाँ पर वी रैम लगी होती है, ये वी रैम है। ठीक है, तो इनको वी रैम बोलते हैं, वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन क्या है, बीएसएनएल, रिलायंस, सो केबल, एओएल, टाटा इंडिकॉम सभी को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा जा सकता है। ऊपर आपको कुछ कंपनियों के नाम दे रखे हैं जिसमें एक तो बीएसएनएल है, रिलायंस है, सो केबल है, एओएल है, टाटा इंडिकॉम है। ये क्या है, ये चीजें क्या है, तो ये है आईएसपी है। ये आईएसपी, इसका मतलब क्या हुआ आईएसपी का सर, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ये क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी एक सर्विस प्रोवाइडर है जो व्यक्तियों और संगठनों को इंटरनेट एक्सेस करने की अनुमति देता है। आपको पता है बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड लगता है, बीएसएनएल आपको इंटरनेट देता, प्रोवाइड करवाता है। रिलायंस जियो आप सब जानते हो, शो केबल भी एक तरह की जो ये ब्रॉडबैंड सर्विस है, एओएल है, टाटा इंडिकॉम है, ये सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, तो ये इंटरनेट होता है, ये आईएसपी होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी होती है। ये जैसे गवर्नमेंट हो गई, अपने घर के लिए हो गए, लार्ज कॉरपोरेशन हो गए, स्मॉल बिजनेस हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गए, इन सबको इंटरनेट प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो ये सारी किस कैटेगरी की कंपनी हैं, तो ये आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला क्वेश्चन क्या है, जब कोई अज्ञात व्यक्ति या फर्म आपको भरोसेमंद आकर्षक तरीके से मेल भेजकर संवेदनशील बैंकों और ऑनलाइन भुगतान की जानकारी मांगता है, तो ये मामला क्या कहलाता है, तो ये फिशिंग कहलाता है। आपको पता होगा, आपको ज्यादातर केबीसी से कोई कॉल आता होगा, कौन बनेगा करोड़पति, कि सर आपने ये जीता है, आप अपने बैंक अकाउंट दीजिए, वो दीजिए। या कई बार आपके पास फेक ईमेल आते होंगे, आपको लगता होगा कि जैसे ये अपनी बैंक में से आया और आपसे डिटेल ले ली जाती है। तो उस मामले को बोलते हैं फिशिंग या जालसाजी। क्या बोलते हैं, फिशिंग या जालसाजी। फिशिंग एक बार बार होने वाला साइबर हमला है। ठीक है, तो ये साइबर अटैक होता है जिसको अपन फिशिंग बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में सीधा सीधा पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट है। जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट है वो कौन सी होती है, तो सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग यूनिट होती है वो सीपीयू होती है। सीपीयू का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का मुख्य भाग है, इसे आप कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कह सकते हैं। जैसे अपने बॉडी के अंदर सारा काम मस्तिष्क से कंट्रोल होता है, उसी प्रकार कंप्यूटर के अंदर सारा काम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू से कंट्रोल होता है। इसका कार्य है कंप्यूटर पर आने वाले इनपुट और निर्देशों को प्रोसेस करना। आप कंप्यूटर को जो भी कमांड दोगे उसका प्रोसेसिंग सारा सीपीयू के अंदर होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस नहीं है। आपको पता है कंप्यूटर के अंदर दो प्रकार के डिवाइस होते हैं, इनपुट और आउटपुट। ठीक है, इनपुट डिवाइस क्या होता है, तो जिसके अंदर अपन
कोई भी कमांड कंप्यूटर को देते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, जो कंप्यूटर हमें कुछ ना कुछ चीज़ जो उपयोगकर्ता होता है उसको प्रोवाइड करवाने वाला जो भी आइटम होगा वो आउटपुट होगा, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस नहीं है, ये पूछा है, यानी जो आउटपुट डिवाइस है। तो ट्रैकबॉल क्या है, ट्रैकबॉल इनपुट डिवाइस है। इमेज स्कैनर इनपुट डिवाइस है। इमेज स्कैनर में आप इमेज को स्कैन करोगे और वो कंप्यूटर के पास चली जाएगी, तो ये इनपुट डिवाइस हो गया। जॉयस्टिक, आपको पता है आप जो भी गेम वगैरह खेलते हो तो जॉयस्टिक का प्रयोग करते ही हो, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। साउंड गार्ड एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये कंप्यूटर से जो भी साउंड है वो उपयोगकर्ता तक पहुंचाता है, ठीक है। तो साउंड गार्ड क्या होता है, ये इस प्रकार की एक मशीन होती है साउंड गार्ड, ठीक है। साउंड ब्लास्टर या साउंड कार्ड होता है, ठीक है। तो ये आउटपुट का काम करता है, ठीक है। तो ये इनपुट डिवाइस नहीं है। किसी कंप्यूटर का या कंप्यूटर प्रणाली से जुड़ा एक ऐसा यंत्र होता है जो किसी उपयोगकर्ता को अन्य प्रणाली से किसी कंप्यूटर तक सूचना ले जाए। माउस और कुंजी पर जो कीबोर्ड होता है ऐसे यंत्रों के उदाहरण है, ठीक है। तो ये जो आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, इनके बारे में आपको डिटेल दे रखी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एकीकृत सर्किट है जिसे आमतौर पर सीपीयू का निर्माण किया जाता है, यानी कौन सा एक एकीकृत सर्किट है जिससे सीपीयू का निर्माण किया जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर से ही सीपीयू का निर्माण किया जाता है। ये एक एकीकृत सर्किट होता है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, तो एक ऐसा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसमें लाखों ट्रांजिस्टर को एकीकृत प्रीपेड या इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी के रूप में प्रयोग कर तैयार किया जाता है, ठीक है। तो जो एकीकृत सर्किट के रूप में माइक्रो प्रोसेसर को सीपीयू में प्रयोग किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसके अंदर लाखों ट्रांजिस्टर लगे होते हैं और ये जो है एक एकीकृत या इंटीग्रेट सर्किट के रूप में कार्य करता है। ये होता है माइक्रो प्रोसेसर। आपको पता होगा जब भी आप कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदे तो आपको बोलते हैं कि इसमें इंटेल या राइजन का i5 आएगा, i6 आएगा, i7 आएगा। ये क्या, तो ये इसका माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। इसके अंदर छोटे-छोटे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, लाखों ट्रांजिस्टर लगे होते हैं ऐसे छोटे-छोटे। ये यहाँ पर इंटेल का i7 प्रोसेसर है, इसको माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। ये एकीकृत सर्किट है जिसका निर्माण आमतौर पर सीपीयू को बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रथम स्वचालित डिजिटल कंप्यूटर की कल्पना किसने की थी? पहला स्वचालित जो डिजिटल कंप्यूटर है उसकी कल्पना किसने की थी? तो चार्ल्स बेबेज ने की थी। किसने की थी? चार्ल्स बेबेज ने की थी। जो चार्ल्स बेबेज है उनका जन्म 26 दिसंबर 1791 को लंदन में हुआ था और मृत्यु है वो 18 अक्टूबर 1871 में लंदन में हुई थी, ठीक है। अंग्रेजी गणितज्ञ और आविष्कारक थे जिन्हें पहले स्वचालित डिजिटल कंप्यूटर की कल्पना करने का श्रेय दिया जाता है। लंदन के थे, इंग्लैंड के थे ये, और ये है चार्ल्स बेबेज की फोटो। इन भाई साहब ने प्रथम स्वचालित डिजिटल कंप्यूटर की कल्पना की थी। अगला क्वेश्चन, एएलयू का पूर्ण रूप क्या है? जो एएलयू है उसकी फुल फॉर्म क्या है? हिंदी में तो है अंकगणित तर्क इकाई, ठीक है। इंग्लिश में है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। एएलयू का पूर्ण रूप है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। अंकगणित तर्क इकाई, इसको इंग्लिश में तो आप लिख देते हो कई बार, लेकिन क्या होता है जब हिंदी में लिखा था तो आप कंफ्यूजिंग हो जाते हो, तो आप हिंदी में याद कर लेना, अंकगणित तर्क इकाई या अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। एक्चुअल के अंदर ये है क्या, तो अंकगणित तर्क इकाई या एएलयू एक डिजिटल सर्किट है। क्या है? डिजिटल सर्किट है जिसका उपयोग अंकगणित और तर्क संचालन करने के लिए किया जाता है। जैसे कंप्यूटर के अंदर जो भी जोड़, बाकी, गुणा, भाग जो भी होता है वो इसी उपकरण के माध्यम से होता है, एएलयू के माध्यम से होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के माध्यम से होता है। ये एक प्रकार का डिजिटल सर्किट है, ठीक है। ये कंप्यूटर में केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई जिसको अपन सीपीयू बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मौलिक निर्माण खंड का एक प्रतिनिधित्व करता है। आधुनिक सीपीयू में बहुत शक्तिशाली और जटिल एएलयू होता है। एएलयूज के अलावा आधुनिक सीपीयू में एक कंट्रोल यूनिट सीयू भी होती है। इस प्रकार का डिवाइस होता है जो जोड़, बाकी, गुणा, भाग करता है। ये है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू में सबसे छोटा हाई स्पीड स्टोरेज क्षेत्र है? इसमें एक चीज ध्यान रखना, स्टोरेज क्षेत्र पूछा है, मेमोरी आपसे पूछिए, लेकिन कौन सी मेमोरी पूछिए जो सबसे छोटी और हाई स्पीड हो। तो कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर सबसे छोटी और हाई स्पीड स्टोरेज क्षेत्र कौन सा होता है? कंट्रोल यूनिट, एएलयू, हार्ड डिस्क या रजिस्टर? तो रजिस्टर जो मेमोरी होती है, रजिस्टर एक प्रकार की मेमोरी का नाम है जो कि सीपीयू में सबसे छोटी और हाई स्पीड स्टोरेज क्षेत्र वाली मेमोरी होती है क्या रजिस्टर? तो एक प्रकार का छोटा आकार का कंप्यूटर मेमोरी होता है जिसका प्रयोग डाटा या इंस्ट्रक्शन को तेजी से स्टोर करने के लिए किया जाता है। जो भी डाटा है, जो भी अपन कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनको
स्पीड से स्टोर करने के लिए रजिस्टर मेमोरी का उपयोग किया जाता है। यह है रजिस्टर मेमोरी। इस प्रकार की होती है कुछ रजिस्टर मेमोरी। अगला क्वेश्चन क्या है? GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? जो GUI है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का फुल फॉर्म होता है। ये होता क्या है? तो जब भी आप कंप्यूटर को ओपन करते हो तो उसके अंदर आपने होम पेज देखा होगा। इस पे ये वॉलपेपर है, यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू होता है, नीचे स्टार्ट बटन होता है, यहाँ पर टाइम बार होता है जहाँ पर टाइम चलता रहता है, यहाँ कैलेंडर होता है, क्लॉक होता है, जो भी और अदर चीज़ें होती हैं वो सब GUI है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, यानी कंप्यूटर के स्क्रीन पर जो यूजर करता है उसको क्या ग्राफिक्स दिखाई देते हैं उसी को GUI बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं। इसके बारे में अपन थोड़ा डिटेल चर्चा करते हैं। एक GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दृश्य घटकों का एक सेट है। जो भी दिखने वाले घटक है उनका एक सेट है जो उपयोगकर्ताओं को जानकारी प्रस्तुत करता है और उन्हें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ बातचीत करने की अनुमति देता है। यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ आप कैसे कनेक्ट होंगे वो GUI पर डिपेंड करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप कंप्यूटर को ऑन करोगे होम स्क्रीन पर यहाँ पर टाइम बार दे रखा होगा, स्टार्ट बटन, स्टार्ट मेन्यू दे रखा होगा, वॉलपेपर या अदर और भी एप्स जो होंगे उनके आइकन दिखाई देंगे, तो सारी चीजें GUI है। क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। अगला क्वेश्चन क्या है? गार्नेट ऑपरेटिंग सिस्टम को निम्नलिखित में से किस डिवाइस में उपयोग करने के लिए विकसित किया गया था? जो गार्नेट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको किस डिवाइस में उपयोग करने के लिए विकसित किया गया था? एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आपको उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक किया करो। कमेंट के माध्यम से अगर कोई वीडियो की क्वालिटी, ऑडियो की क्वालिटी या आपको प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं लग रहा है तो आप मुझे वो कमेंट के माध्यम से बता दिया करो। उसके अलावा बेल वाला आइकन आप जरूर दबा लेना जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अगर आपको ये श्रृंखला अच्छी लगेगी, कंप्यूटर के क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगेंगे तो मैं इसमें और ज़्यादा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा और अच्छे-अच्छे क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको अच्छे नहीं लगेंगे, आप ज़्यादा लाइक वगैरह नहीं करोगे तो मैं समझ जाऊँगा आपको अच्छे नहीं लगे, तो फिर मैं इस सब्जेक्ट को यहीं स्टॉप कर दूंगा। इसके अलावा बाकी जो भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपनी इस यूट्यूब चैनल पे आते हैं और इसी क्वालिटी कंटेंट के साथ आते हैं। तो वो आपको अगर देखने हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, प्रत्येक सब्जेक्ट की वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप प्रत्येक सब्जेक्ट को चेकआउट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, जो गार्नेट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको निम्नलिखित में से किस डिवाइस में उपयोग करने के लिए विकसित किया गया था? तो ये पीडीए जिसको पर्सनल डिजिटल जो असिस्टेंट है वो बोलते हैं। पीडीए की फुल फॉर्म क्या होती है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। और स्मार्टफोन, मोबाइल आप सब जानते हो, स्मार्टफोन, तो इन दोनों के अंदर गार्नेट ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रयोग किया जाता था। लैपटॉप के अंदर गार्नेट ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रयोग नहीं किया जाता था। तो बी और सी इसका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4। गार्नेट ओएस, ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, गार्नेट ओएस को पॉम ओएस के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बंद मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा है? तो बंद मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे शुरू में 1996 में व्यक्तिगत डिजिटल सहायकों यानी पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंटों के लिए विकसित किया गया था। ओएस के बाद के संस्करणों को स्मार्टफोन का समर्थन करने के लिए विस्तारित किया गया था। शुरू के अंदर जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, गार्नेट ऑपरेटिंग सिस्टम जब शुरू में आया था तो ये पीडीए के अंदर प्रयोग किया जाता था, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट युक्ति के अंदर उपयोग में किया जाता था, लेकिन बाद के अंदर इनको मोबाइलों में भी ओपन कर दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बजट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? आपको पता है बजट जो आता है उसको बनाने के लिए किस जो माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन है उसका प्रयोग किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल है उसका प्रयोग बजट बनाने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक स्प्रेडशीट होती है, आपको पता है, जिसके अंदर ऐसे कॉलम दे रखे होते हैं, पाई चार्ट वगैरह सब कुछ दे रखे होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। इसका कुछ लोगो इस प्रकार दिखाई देता है। इसमें गणना, ग्राफिक टूल, पिवट टेबल, अनुप्रयोगों के लिए विजुअल बेसिक नामक एक मैक्रो प्रोग्रामिंग भाषा शामिल है। तो ये सारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर शामिल है और इसका प्रयोग जो भी बजट है उसको बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, स्रोत से पहला बिट भेजे जाने के समय से संपूर्ण संदेश को गंतव्य तक पूरी तरह पहुंचने में लगने वाले समय को हम क्या कहते हैं? यानी अपन स्रोत से जब पहला बिट भेजते हैं उसके बाद संपूर्ण संदेश के जो बिट है
वो गंतव्य तक पहुंचने में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं विलंबता। क्या बोलते हैं? विलंबता। नेटवर्क लेटेंसी बोला जाता है उसको। क्या बोलते हैं? नेटवर्क लेटेंसी या विलंबता बोलते हैं। विलंबता या विलंब परिभाषित करता है कि स्रोत से पहला बीट भेजे जाने के समय से संपूर्ण संदेश को गंतव्य तक पूरी तरह पहुंचने में कितना समय लगता है, उसको विलंबता या लेटेंसी बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ये यूजर पीसी है, इसने कुछ डाटा के लिए रिक्वेस्ट की डाटा सेंटर के पास, तो उसको 748 मिली सेकेंड लगे। फिर डाटा से सेंटर से डाटा प्रोसेस हुए और वापस सर्विस रिप्लाई के रूप में यूजर तक पहुंचे, तो उसके अंदर 653 मिली सेकेंड लगे। तो 653 मिली सेकेंड और 748 मिली सेकेंड को मिलाकर टोटल जो 1.4 सेकेंड बना, वो नेटवर्क लेटेंसी कहलाई, जो विलंबता कहलाई। इसको हिंदी में विलंबता और इंग्लिश में नेटवर्क लेटेंसी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्रोत से जब पहला बीट भेजा जाता है, उसके बाद जो संपूर्ण संदेश को गंतव्य तक पूरी तरह पहुंचने में जो समय लगता है, उसको विलंबता या नेटवर्क लेटेंसी बोलते हैं। इसको मैंने डिटेल में इस डायग्राम के माध्यम से आपको समझा दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है? संचार के लिए वायरलेस माउस द्वारा इनमें से किस तरंग का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो संचार के लिए वायरलेस माउस द्वारा कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो इंफ्रारेड तरंगों का उपयोग किया जाता है। इंफ्रारेड तरंगों का उपयोग बहुत कम दूरी के लिए संचार के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग आमतौर पर जैसे टीवी रिमोट हो गए, उनमें भी इंफ्रारेड तरंगों का प्रयोग किया जाएगा। वायरलेस माउस हो गया, वायरलेस कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, इनके अंदर जो भी तरंगें होती है उनका प्रयोग किया जाता है इंफ्रारेड तरंगों का। ठीक है, किनका? इंफ्रारेड तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण वायरलेस राउटर की सीमा को बढ़ाने में मदद करता है? जो वायरलेस राउटर होता है, अगर उसकी लिमिट्स को बढ़ाना है, उसकी स्पीड को तेज करना है, तो किसका उपयोग किया जाएगा? तो वायरलेस रिपीटर नाम की एक युक्ति आती है, जिसका प्रयोग राउटर की सीमा को, वायरलेस राउटर होता है उसकी सीमा को बढ़ाने में मदद करता है वायरलेस रिपीटर। वायरलेस रिपीटर का उपयोग वायरलेस राउटर की सीमा को बढ़ाने के लिए किया जाता है। एक पुनरावर्तक वायरलेस सिग्नल प्राप्त करता है और सिग्नल की शक्ति को बढ़ाता है और फिर उन्हें फिर से उत्सर्जित करता है। ये करता क्या है? जो पुनरावर्तक रिफ्लेक्टेड जो वायरलेस सिग्नल होता है उसको अब कैप्चर करता है, उसको प्राप्त करता है, फिर उस सिग्नल की शक्ति को, पावर को बढ़ाता है और उन्हें फिर से उत्सर्जित करता है। ये वायरलेस रिपीटर का कार्य होता है और ये जो वायरलेस राउटर होता है उसकी सीमा को बढ़ाने में मदद करता है। जैसे ये एक वाईफाई के जो राउटर होता है, इसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए एक प्रकार का वायरलेस रिपीटर नामक युक्ति है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एमएस ऑफिस में शामिल एक वर्ड प्रोसेसर है? इसमें सबसे पहले आपको ये वर्ड प्रोसेसर है, इसको कैप्चर करना होगा। इस क्वेश्चन के अंदर जो हाईलाइट चीज है वो यही है, वर्ड प्रोसेसर के बारे में पूछा आपसे। जो भी एमएस ऑफिस है उसके अंदर वर्ड प्रोसेसर कौन सा होता है? तो एमएस वर्ड के नाम से जानते हैं उसको। किस नाम से? एमएस वर्ड के नाम से जानते हैं। कुछ इस प्रकार का उसको लोगो आता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में शामिल है। वर्ड का पहला संस्करण 1983 में जारी किया गया था और ये एमएस डोस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए था। जो एमएस वर्ड है वो विंडोज से पहले जो एमएस डोस आता था उसमें भी ये चलता था, और ये जो भी है ये 1983 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आया था और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, हम उस चित्रलेख को क्या कहते हैं जो डेस्कटॉप पर एक विशिष्ट प्रोग्राम का प्रतिनिधित्व करता है? डेस्कटॉप मतलब जो भी कंप्यूटर की स्क्रीन होगी उसके अंदर जो भी आपका एक विशिष्ट प्रोग्राम होगा उसका प्रतिनिधित्व करने वाले को अपन बोलते हैं आइकन। जैसे आपने व्हाट्सएप डाउनलोड कर रखा है तो व्हाट्सएप का एक ऐसा लोगो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो व्हाट्सएप का प्रतिनिधित्व करने वाला ये आइकन है। तो अपन इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आइकन। क्या बोलते हैं? आइकन। फोल्डर नहीं है, मेन्यू नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है, ये है आइकन। ठीक है, जैसे इसी प्रकार इंस्टाग्राम होगा, यूट्यूब होगा, यूट्यूब का रेड कलर का जो भी आइकन होता है तो वो यूट्यूब जो प्रोग्राम है उसका प्रतिनिधित्व करने वाला आइकन है, उसको क्या बोलते हैं? आइकन। आइकन एक चित्र लेके कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित एक छोटा चित्र होता है जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर सिस्टम को नेविगेट करने में मदद करता है। नेविगेट करने में मदद का मतलब है आपको नेविगेट करेगा कि भैया आपका व्हाट्सएप ये है, तो आप इससे पहचान जाओगे कि आपका व्हाट्सएप ये है और आप इस पर क्लिक कर दोगे, तो ये क्या है? आइकन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फाइल एसएमएस एसएमएस लिखा है यहाँ पर, ठीक है, कौन सी फाइल एसएमएस के माध्यम से भेजी जा सकती है? आप एसएमएस के माध्यम से क्या भेज सकते हो? तो आप एसएमएस के माध्यम से छवि यानी कोई भी फोटो भेज सकते हो, वीडियो 20 सेकंड तक आप वीडियो भी भेज सकते हो एसएमएस के माध्यम से, ऑडियो भेज सकते हो। तो उपरोक्त सभी एसएमएस विभिन्न प्रकार के मीडिया प्रदान कर सकता है। कैसे? इसमें 40 सेकंड तक का वीडियो हो गया, एक छवि होगी यानी तस्वीर होगी या पिक्चर होगी,
कई छवियाँ हो गई या स्लाइड शो हो गए या ऑडियो हो गए, ये सारी चीज़ें अपन एसएमएस के माध्यम से भेज सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है एसएमएस के माध्यम से आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आएँगे तो आप केवल टेक्स्ट करोगे, टेक्स्ट नहीं है एसएमएस के माध्यम से आप इमेज भी भेज सकते हो, 40 सेकंड तक का वीडियो भी भेज सकते हो, स्लाइड शो भी भेज सकते हो, ऑडियो भी भेज सकते हो। अगला क्वेश्चन, हाइब्रिड क्लाउड निम्नलिखित में से किसका संयोजन होता है? जो हाइब्रिड क्लाउड होता है वो किसका संयोजन होता है? तो पब्लिक क्लाउड और जो प्राइवेट क्लाउड होता है उनको मिलाकर हाइब्रिड क्लाउड बनता है। क्लाउड का मतलब होता क्या है? आपको एक वर्चुअल स्टोरेज दी जाती है जिसमें अपने डेटा को आप संग्रहित कर सकते हो, पासवर्ड लगा के प्राइवेसी के साथ आप डेटा को संग्रहित कर सकते हो क्लाउड के अंदर। तो क्लाउड 3 प्रकार, जैसे पब्लिक क्लाउड हो गया, प्राइवेट क्लाउड हो गया, उन दोनों को मिलाकर एक हाइब्रिड क्लाउड बनता है, ठीक है? तो ये क्या है? हाइब्रिड क्लाउड निम्नलिखित में से किसका संयोजक होता है? तो सार्वजनिक क्लाउड और निजी क्लाउड। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट ऑप्शन होगा। पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड को मिलकर बनता है हाइब्रिड क्लाउड। ये मैंने दे रखा है। पब्लिक जो क्लाउड होता है वो ओपन क्लाउड होता है, उसमें से कोई भी जो सूचनाएं होता है वो प्राप्त कर सकता है। जो प्राइवेट क्लाउड होता है वो प्राइवेसी के साथ होता है, उसके अंदर जिसने इस क्लाउड को रजिस्टर किया है वही इन डाटा को देख सकता है पासवर्ड लगा के। तो पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड मिलकर हाइब्रिड क्लाउड बनते हैं। एक कंप्यूटिंग वातावरण है। क्लाउड क्या है? कंप्यूटिंग वातावरण है जो एक सार्वजनिक क्लाउड के साथ ऑन प्रीमाइस डेटा सेंटर, जिसे निजी क्लाउड भी कहा जाता है, को जोड़ता है, जिसमें डेटा और एप्लीकेशन उनके बीच साझा करने की अनुमति मिलती है। जिसके अंदर पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड के डाटा को अपन साझा कर सकते हैं, तो उनको हाइब्रिड क्लाउड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड क्लाउड बोलते हैं। ये थे कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनके अंदर मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। उनको अपनी श्रृंखला में शामिल करना है या नहीं करना वो आप पर डिसीजन है। आप चाहोगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक किया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, एक आधा कमेंट कर दिया करो। कमेंट में अगर आपको आगे और क्वेश्चन चाहिए तो वो मुझे कमेंट में बता देना। मैं आप जैसे ही कमेंट करोगे उसके अगले ही दिन वापस क्लास कंटिन्यू कर दूंगा। इसके अलावा आपके लिए मैं बता देता हूँ, बेल वाला आइकन जरूर दबा लेना, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको और मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। इसके अलावा अगर आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके अंदर आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, तो एक बार अपनी जो भी अपना यूट्यूब चैनल है उसका प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर चेक करना। उसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसके अंदर आपको अलग अलग सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और एग्जाम की दृष्टि से जो सिलेक्टेड है वही मैं अपनी श्रृंखला में शामिल करता हूँ। तो वहां से आप देख के अपनी तैयारी को और दार दे सकते हो और अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हो। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर। जय हिंद।